1971 সি বছর রোগ টোক তো সমৃদ্ধি তুমি আলাদা হলে হয়েছিলে নতুন সুরোদে তোমার নাম বাংলাদেশ উচ্চারিত হলো গর্বে তুমি ছিলে তুমি আছো তুমি থাকবে স্বাধীন In 1971, the year of blood-stained memory, you separated, became a new dawn. Your name Bangladesh was spoken with pride. You were, you are, you will remain free. I'm really sorry if I have pronounced anything from this Bengali language in a wrong manner. मेरा नाम आसमा आबिद है और मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड दी रिव्यूज़। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया, लेकिन पाकिस्तान में यानी कि वेस्ट पाकिस्तान में जो कि अब मौजूदा पाकिस्तान है उसमें आखिर ये ना ख़त्म होने वाली इंस्टेबिलिटी क्यों रही, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम इस वीडियो में। 1971 के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाइनली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, वो एक डेमोक्रेटिक लीडर थे, लेकिन उनकी भी अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। उन्होंने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई वो भी उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सके। ये अलबत्ता जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आना बिल्कुल पहली डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है। 1977 के जो इलेक्शंस हुए, अब इसी पूरे टाइम पीरियड में यानी कि 1971 से 1977 तक इसमें पाकिस्तान ने अपना तीसरा आइन भी देखा जो कि 73 में आया था। इस आइन के बावजूद भी जो टेंडेंसीज थी गवर्नमेंट की वो सेंट्रलाइज्ड ही थी। प्रोविंसेस वर नॉट गिवन द फुल ऑटोनॉमी, उनको नहीं दी गई थी। ठीक है, दूसरी तरफ ये है कि जो 1977 के इलेक्शंस थे उनमें भुट्टो के ऊपर बहुत इल्जामात लगे संगीन किस्म के, और बहुत अपोजिशन की तरफ से प्रोटेस्ट भी देखना पड़ा इस बात पे कि उन्होंने इलेक्शंस में धांधली की है। और हालात इस नोयत पे पहुंच गए कि फिर दोबारा से आर्मी को जो है वो सिचुएशन टेक ओवर करनी पड़ी और फिर जनरल ज़ियाउल हक जो हैं उन्होंने पावर को सीज कर लिया। अब ये जो है ये था सेकंड मार्शल लॉ या सेकंड इसको कू कह सकते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो उसने पूरी की पूरी एक डिक्टेटोरियल रिजीम, एक पुलिस स्टेट बना दी। ओपोनेंट्स को टॉर्चर किया गया, पॉलिटिशियंस को जेल में भेज दिया गया, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी चढ़ा दी गई। ठीक है, 1979 में। और ज़्यादा जो एक प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस उनकी जो चीज़ थी वो ये कि पॉलिसी ऑफ इस्लामाइजेशन, इस्लाम का इस्तेमाल किया हर स्फेयर ऑफ लाइफ में अपनी पावर को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। हर एरिया में, ख्वाह वो एजुकेशन है या वो लॉ है या वो फिस्कल सिस्टम है लाइक ज़कात और उशर को कंपलसरी कर देना, ये सारी चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई जब एंटी सोवियत जिहाद अफगानिस्तान में चल रहा था। तब इसी पॉलिसी को यूज़ करते हुए उन्होंने मुजाहिदीन को बहुत ज़्यादा जो है ना क्या कहना चाहिए कि उन्होंने सपोर्ट किया। जो अफगान मुजाहिदीन थे उनको इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए सपोर्ट किया। ये एक यूएस वार थी अगेंस्ट एंटी सोवियत एजेंडा था यूएस का, यूएस स्पॉन्सर्ड वार, तो उसमें भी उन्होंने इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में वहाँ के मुजाहिदीन को बड़ा सपोर्ट किया। यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी गई। तो इसकी एक वजह ये भी थी कि अफगानिस्तान में मिलिट्री को जो है ना पाकिस्तान की मिलिट्री को फील किया जाए, वहाँ पे हमारी जिसको कहते हैं कि एक हमारा जो है वहाँ पे स्टेक बढ़ जाए, हमारा होल्ड वहाँ पे बढ़ जाए, और वो भी एक अटेम्प्ट थी अगेंस्ट इंडिया। फाइनली ऐसा हुआ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रही थी अंटिल 1988 जिस वक्त बड़ी ही मिस्टीरियस सी डेथ हुई जनरल ज़ियाउल हक की, और उसके बाद दोबारा से डेमोक्रेटिक प्लेन क्रैश में चूंकि उनकी डेथ हुई थी अगेन फिर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की जो है वो बारी आ गई। अब ये जो ट्रांजिशन है ये एज सच इतनी जिसको कहना चाहिए सिग्निफिकेंट, इतनी मशहूर नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो इलेक्शन जीत जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो भी उनकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो बेस कर रही थी उनके फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के ऊपर। उनका सारा सपोर्ट सिस्टम जो है ना उसी पे ही वो बेस कर रहा था। वो जीत जाती हैं इलेक्शन और फाइनली 2 साल के बाद उनको भी डिसमिस कर दिया जाता है, उनको प्रेसिडेंट उनकी पावर्स ले लेते हैं। ठीक है, अब 1990 में जिनको पावर में लाया जाता है थ्रू इलेक्शंस वो नवाज शरीफ हैं, एंड अगेन 1993 में दोबारा से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हटा के बेनज़ीर की गवर्नमेंट को ले आया जाता है, और फिर 1996 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट को हटा के नवाज शरीफ को ले आया जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा भी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट भी आती है इसी दौरान, और उस अमेंडमेंट में ये था कि जो प्रेसिडेंट की पावर है उसको कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है या वो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है, वो सारी पावर्स उसकी ख़त्म कर दी। लेकिन नवाज शरीफ ने इस तमाम तर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को बजाय मुल्क की कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल करने के उन्होंने इन तमाम पावर्स को मिसयूज़ किया। उन्होंने प्रेसिडेंट को भी एलियनेट किया, उन्होंने उस वक्त के जो चीफ ऑफ द आर्मी परवेज़ मुशर्रफ थे उनको भी एलियनेट किया, क्योंकि उस वक्त कारगिल वार चल रही थी तो अमेरिका का बड़ा प्रेशर था इस जंग को ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने उनको भी एक तरह से जो है वो कोई एज सच वैल्यू नहीं दी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, किसी चीज़ को उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी। एंड फाइनली ये फिर एक और रीज़न मिलिट्री के पास मिल गई कि ये हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और मिलिट्री ने दोबारा से पावर को कंट्रोल कर लिया। एंड इट वॉज फॉर द थर्ड टाइम व्हेन मिलिट्री केम बैक टू दी पावर, और अब परवेज़ मुशर्रफ का दौर शुरू होता है। ये 1999 की बात है। ये दौर शायद अकॉर्डिंग टू
جیفر لاٹ کہ یہ دور جو ہے وہ پچھلے 2 ادوار سے بھی زیادہ برا تھا یا برے کی نسبت سخت تھا. اس میں جتنے بھی جو پوزیشنز تھیں ریزرو تھیں سویلینز کے لیے وہ جو ایکس آرمی مین ہیں ان کو دے دی گئی, اور اسی کے علاوہ ان کے بزنسز کو بہت زیادہ پرولونگ کیا گیا, ایکسٹینڈ کیا گیا, ان کو بہت فائدہ دیا گیا. جہاں پہ ضیاء کو فائدہ ہوا تھا اس اینٹی سوویت وار سے, وہاں پہ پرویز مشرف کو یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس نے پرویز مشرف نے اس ساری سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. جو وار آن ٹیرر 9/11 کے اٹیکس کے بعد شروع ہوئی طالبان کے القاعدہ کے اگینسٹ, اس وار کو زیادہ سے زیادہ مشرف نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. اور ان کا دور ختم ہوا اسٹریٹ پروٹیسٹ سے, جس میں جتنے بھی پروٹیسٹرز تھے ان کی افیلیشن تھی جوڈیشری کے ساتھ. اس ساری جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے ان کا دور ختم ہوا, اور پھر دوبارہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آ جاتی ہے 2008 میں. لیکن 2008 کے الیکشنز کے دوران ہی دونوں فیملیز واپس پاور کی طرف آ جاتی ہیں, پاور کوریڈورز میں. اس میں شریفس ہیں اور اس میں جو ہیں وہ بھٹوز ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک انلکی انفارچونیٹ ڈیمائز یا اسیسینیشن بے نظیر بھٹو کی 2007 کے دسمبر میں ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان کے جو ہسبینڈ ہیں آصف علی زرداری, ان کو ایک موقع مل جاتا ہے پاور کو جو ہے وہ گریب کرنے کا. تو پاکستان جو ہے وہ انڈیپینڈنس سے اب تک کلچز میں رہا ہے سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, کبھی کس کی گورنمنٹ ہے تو کبھی کس کی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب آرمی نے اب اگین یوں دیکھا جائے تو آرمی جو ہے وہ واپس اپنے بیرکس میں جا چکی ہے, لیکن بیک ڈور جس کو کہتے ہیں ہولڈ ابھی بھی آرمی کا ہی تھا بہت ساری کی پالیسی ایریاز میں. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کشمیر کا ہے, اس میں افغانستان کا ایشو ہے, اس میں افغان طالبان کا ایشو آ جاتا ہے, یا اس میں وہ یہ بھی ایک جسٹیفیکیشن دیتے تھے کہ آرمڈ کانفلکٹ ہو سکتا ہے. خاص طور پہ یہ آرمڈ کانفلکٹ وہ مثال کے طور پہ 1971 کے جس طرح کا آرمڈ کانفلکٹ وہ ہوا, یا 1973 سے 77 میں جو بلوچستان میں ایک انسرجنسی کی صورتحال رہی. تو یعنی اس قسم کی جسٹیفیکیشنز کو آرمی کی طرف سے استعمال کیا گیا اپنے کنٹرول کو, اپنی پاور کو برقرار رکھنے کے لیے. سو آن سٹیج اب ڈیموکریٹک لیڈرز تھے, اور بیک سٹیج جو ہے یعنی کہ یوں کہا جائے کہ زیادہ جو ریئل پاور تھی وہ ابھی بھی آرمی کے پاس ہی تھی.